आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर। ये पेपर जो है ये बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है होम साइंस का, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में खाद्य उत्पाद विकास भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका जो सिलेबस है वो हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहले जो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो सब्जेक्ट होता क्या है। जो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसमें जो कस्टमर रहेंगे उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और जो मार्केट की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए एक नया फूड प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, और या फिर जो पहले से फूड प्रोडक्ट है उसमें बेहतर बनाने का एक प्रोसेस होती है ये। इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले कोई एक आइडिया आएगा। आइडिया को फिर मार्केट में हम रिसर्च करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, कौन कौन से हैं। ठीक है, या फिर उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं, इस टाइप से। और फिर यदि कोई प्रोडक्ट हमने बना लिया है तो उसकी टेस्टिंग करना कि वो अच्छा बना है कि नहीं बना है, या उसका और फाइनल कमर्शलाइजेशन तक कई स्टेजेस इसमें शामिल होती हैं। यह सब्जेक्ट जो है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे फूड साइंस हो जाएगा, बिजनेस, न्यूट्रिशन, मार्केटिंग, एक्सपर्टीज़। इन सबको मिलाकर ये श्योर करता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो सुरक्षित है, आकर्षक हो और कमर्शियली वो फ़ायदेमंद भी हो सभी को। ठीक है, तो इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है। तो जिसको हिंदी में नोट्स चाहिए वो हिंदी में आपको मिल जाएगा और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में हो जाएगा। नहीं, अब इसके बाद हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, ये हमें हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू जो वाले जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको हम डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ जो लोकल अवेलेबल फूड्स हैं और मार्केटिंग के तरीक़ों के बारे में हमें ये सब्जेक्ट आइडिया देता है। और ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ये जो कुपोषण से लड़ने में भी ये हेल्पफुल रहेगा। और यदि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, तो स्टूडेंट जो है किसी प्रोडक्ट को उसके ओरिजिनल स्टेट से ज़्यादा अधिक वैल्यूएबल स्टेट में बदलना, मतलब जो कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसको और अधिक उसको कैसे फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है उस स्टेट में उसको बदलना। दूसरा और क्या हो सकता है कि जो लोकल फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं उसको बढ़ाए जाए, कैसे बढ़ाया जाए, तो ये भी बच्चों को इसमें समझ में आएगा। और साथ ही साथ वैल्यू एडेड जो नए फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे तैयार, तो नए जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे तैयार कर सकते हैं और उन्हें कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं, ये सारा आइडिया हमें सब्जेक्ट को पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो यूनिट का टॉपिक है उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहेंसमेंट, मतलब कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पौष्टिक मूल्य संवर्धन। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने का है, और वो भी उसमें अपना 1.1 आ जाएगा, अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ डिफरेंट इंडियन कल्चर। जो विभिन्न भारतीय संस्कृति के पारंपरिक भोज्य पदार्थ है ना, उनका संक्षिप्त में पृष्ठभूमि हम जानेंगे कि जो भारत हमारा देश इतना बड़ा, उसमें पारंपरिक भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं किस एरिए में। ठीक है, अब वही ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स आ जाएगा अपना। अब सबसे पहले आ जाता है कि ट्रेडिशनल फूड्स होता क्या है। तो ट्रेडिशनल फूड्स वे होते हैं जो किसी विशेष संस्कृति या किसी क्षेत्र में जो पीढ़ियों से बनाए जा रहे हैं, मतलब बहुत पहले से उनको बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है। ठीक, उनको ही हम पारंपरिक भोजन बोलेंगे। ये स्थानीय रूप से जो भी कृषि उपलब्ध होती है, उधर पे जो भी कृषि होती है वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग हो गया, या फिर जो भी उनकी धार्मिक परंपराएं होंगी या फिर सामाजिक संस्कृति पे ये आधारित होते हैं पारंपरिक फूड। और इन खाद्य पदार्थों में ना केवल क्या होगा स्वाद होता है, बल्कि पोषण और संरक्षण का वैज्ञानिक आधार भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब और क्या कि जो पारंपरिक भारतीय खाना है वो अलग अलग तरह का होता है, मतलब एक वैरायटी का नहीं है। आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे ना तो आपको बहुत वैरायटी के फूड्स मिल जाते हैं, जिसे हजारों साल के इतिहास, मतलब हम देखें पुराने हिस्ट्री से लेके
भूगोल के कारण और या फिर सांस्कृतिक तरीके हैं, जो व्यापार होते रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के जो हमले हुए हैं हमारे भारत पे और उपनिवेशवाद जो हुआ है इनसे, और बाहरी जो बहुत सारे जो असर हमारे संस्कृति में हुए हैं, उनका असर जो है वो हमारे पारंपरिक भोजन में देखा जा सकता है। तो आज का जो ये भोजन हम देखते हैं ना, तो ये पारंपरिक भोजन ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट हुआ है, फिर तब जाके आज का जो ये भोजन का स्वरूप है वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक भारतीय खाना के बजाय हम कई क्षेत्रीय खाने हैं, मतलब सिर्फ तो भारत की केवल एक डिश नहीं है कि हम बोल दें कि एक डिश है भारत की, तो इसके बाद क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग उनके मेन जो भोजन है वो देखे जा सकते हैं, जिन्हें मुख्य दिशाओं के आधार पे हमने बांटा है, जैसे कि वेस्ट इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, इस टाइप से। और हर एक के अपने खास मुख्य व्यंजन होते हैं, अलग अलग टाइप के खाने हम जो हैं अलग अलग मसाले यूज़ करके या फिर पकाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें पैन इंडियन कलिनरी बैकग्राउंड, मतलब कि अखिल भारतीय, मतलब पूरे भारत का एक ओवरऑल देखें तो उसमें हमारे पारंपरिक भोजन में क्या असर होता है। तो सबसे पहले एंशियंट रूट आ जाता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, और कोर इंग्रेडिएंट्स एंड टेक्निक्स इसके बारे में आ जाते हैं, है ना। तो जैसे अपना एंशियंट रूट्स के बारे में हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है अपनी, वो 3000 साल पहले से भी उधर पे हल्दी हो गया, अपनी काली मिर्च जैसे मसालों की उसमें खेती होती आ रही है। साथ ही साथ जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो वैदिक काल में जो अपना घी है और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करना आ गया अपने खाने में। साथ ही साथ आयुर्वेद के सिद्धांत बताए गए, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, जो भी है। ठीक है, और जो खाने को उसके दवा वाले गुणों के लिए देखता है और डाइट में बैलेंस डाइट पर ये जोर देता है। ठीक है, अब बाहरी असर, अब इतने हमारे भारत पे इतने आक्रमण हुए, इतने सारे बाहर के लोग आए हैं यहाँ पे रच बस गए हैं। ठीक है, तो उनका भी असर हमारे खाने पर देखा जा सकता है। जैसे मुगलों के आने से फारसी और जो सेंट्रल एशियन था उधर का असर हमारे खाने पे आ गया, जिससे कि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी ग्रेवी हो गए, या फिर नट्स, सूखे मेवे, कबाब या बिरयानी बिरयानी जैसे जो है डिशेस थी वो पॉपुलर हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ जो यूरोपियन व्यापारी आए थे, खासकर जो पुर्तगालीज जो है ना वो आए थे, उन्होंने हमारे भारत में आलू लेके आए, आलू टमाटर हो गया, जैसे मिर्च हो गया, मूंगफली, ये सारी चीज़ें नहीं लेके आए, दुनिया की चीज़ें ले आए, लेकिन ये अब हमारे क्या है खाने में मुख्य हो गया, मुख्य खाना बन गया ये। अब बिना आलू वो टमाटर के तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं हमारी कोई सब्जी बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बाहरी असर हो गया। अब एक और क्या हो जाता है कि मुख्य चीज़ें और तकनीकें, तो पूरे भारत में मुख्य चीज़ों में मतलब कि जो मेन रूप से खाना खाया जा रहा है, मतलब स्टेपल डाइट जिसको बोलते हैं, तो मेन रूप से अपन क्या खाएंगे, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, तो रोटी, जैसे गेहूँ से रोटी, नान वगैरह अलग अलग ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, और कई तरह की दालें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ खाना किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह का उसमें तड़का दिया जा रहा है, ये सब शामिल हो जाता है। साथ ही साथ मसालों, तो कौन कौन से मसालों का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम देखेंगे अपने रीजनल ट्रेडिशंस अलग अलग भारत में, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैंने इसमें स्लाइड जो है वो एक इंग्लिश की और एक हिंदी की बनाई है, तो आप दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगती है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में। यहाँ पे जो स्टेपल डाइट होती है, स्टेपल का मैंने बताया जो मेन रूप से खाया जाता है हमारे खाने में, है ना। तो स्टेपल डाइट इसमें वीट रहेगी, वीट मतलब कि अपना अनाज, गेहूँ। ठीक है, तो जो नॉर्थ इंडिया है ये खाना अपने पेट भरने वाले और रिच डिशेस के लिए जाना जाता है, जिसमें अक्सर दही, पनीर, मक्खन जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉर्थ इंडिया मतलब कि अपना उत्तर भारत। तो खास बात इसमें क्या रहेगा
कि इसमें क्रीम वाली करीज बनती हैं, घी या दूध का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मुगलई खाने का भी थोड़ा इसमें ज़्यादा गहरा असर होता है। जैसे अब इसमें पारंपरिक खाने की बात करें तो जैसे बटर चिकन हो गया, साग पनीर। अपना पंजाब जो है वो ऊपर साइड पड़ता है, तो वहाँ पे देखो आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज होता है, घी मक्खन छाछ दही, है ना, ये ज़्यादा यूज होता है। जैसे दाल मखनी हो गया, रोगन जोश, मटन करी, बिरयानी। यूपी भी अपना उसी साइड आ जाता है, तो ये बिरयानी वगैरह आ जाएगा। नान पराठा जैसे कई तरह के इसमें फ्लैट ब्रेड का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ चाट गोलगप्पे जैसे स्ट्रीट फूड भी बहुत पॉपुलर हैं। तो ये हो गया अपना नॉर्थ इंडिया का। अब हम आ जाते हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जो अपना हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा कि अपने इधर का क्लाइमेट जो रहेगा वो ट्रॉपिकल रहेगा, जिसके कारण साउथ इंडियन खाना ज़्यादातर चावल पे आधारित होता है। चावल की उधर पे ज़्यादा खेती होती है, तो चावल के से बने ही अधिकतर भोजन वहाँ पे किए जाते हैं। इसमें और साथ ही साथ इसमें नारियल का जो उधर पे नारियल भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए नारियल को भी इंक्लूड करते हैं। इमली और करी पत्ते जैसे लोकल चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब इनके खाने की खास बातें क्या हैं कि चावल दाल सी फूड नारियल का दूध तीखे स्वाद पर जोर देते हैं। साथ ही साथ फर्मेंटेशन यहाँ पे एक आम तरीका है, जैसे कि कई ब्रेकफास्ट आइटम में देखा जाता है फर्मेंटेशन। जैसे कि ये डोसा वगैरह बनाते हैं ना, इडली डोसा, उनको घोल के रख देते हैं पे कुछ टाइम के लिए, तो फर्मेंट हो जाता है। और यही इनके पारंपरिक खाना देखें तो जिसमें डोसा आ जाता है, पतले चावल के क्रेप्स रहते हैं, इडली सांबर, है ना, रसम, और कई तरह की सी फूड करी वगैरह भी बनाई जाती है। केले के पत्ते पर परोसा जाता है ना, और अंदर शाकाहारी अंदर खाना, सादा खाना समझ लो केरल की एक रस्मी परंपरा है। अब ईस्ट इंडिया की बात करें हम, पूर्व भारत जो है, तो इसमें राइस और फिश, ये दो मेन इनके स्टेपल डाइट रहेगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, पूर्वी इलाकों में चावल और मछली मुख्य खाना है। यहाँ पे मिठाइयों का भी एक मशहूर रिवाज है। खास बातें क्या है कि यहाँ पे हल्का, ठीक है, जो लाइट वेटेड रहे, स्वाद अच्छा हो, सरसों के तेल और 5 मसालों के मिश्रण पंचफोरन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ताज़े पानी की मछली से बनी चीज़ों पर खास ध्यान रहता है। पारंपरिक खाना इधर पे क्या रहता है, माछे झोल, जो मछली वाली करी होती होगी वो बनते होंगे, सोर से बनते हैं, सोर से ले सरसों की चटनी में हिलसा मछली, मतलब मछली ज़्यादा वहाँ पे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उधर का खाना भी वैसे ही रहेगा। लूची तली हुई रोटी या फिर रसगुल्ला संदेश जैसी मशहूर मिठाइयाँ यहाँ पे रहेंगी। अब वेस्ट इंडिया का हम देखें तो वेस्ट इंडिया में जो है यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखी जाती है। यहाँ का खाना बहुत अलग अलग तरह का होता है, जैसे गुजरात के ज़्यादातर शाकाहारी खाने से लेकर कॉन्करेट तट के खास सी फूड तक इसमें देखी जाती है। और साथ ही साथ इसमें गुजराती खाना अपने मीठे नमकीन और मसालेदार स्वाद, अलग अलग तरह के स्नैक्स जैसे कि उधर पे ढोकला फाफड़ा ये सब बनते हैं, तो अनोखे मेल के लिए जाना जाता है। अब इसमें गोवा भी आ जाता है, तो गोवा के खाने में पुर्तगाली, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगालीज का राज रहा है, तो उधर पे वैसा उसका असर देखता है, जिसमें सिरका पोर्क या फिर सी फूड का खूब इस्तेमाल होता है। अब महाराष्ट्र भी इसी साइड आ जाता है, तो महाराष्ट्रियन खाने में कई तरह के स्वाद मिलते हैं, जिनमें पाव भाजी और बड़ा पाव जैसे पॉपुलर चीज़ें शामिल हैं। अब यहाँ का पारंपरिक खाने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा भी है, जो राजस्थान में आ जाता है थोड़ा, और ढोकला गुजरात का, विंदालू गोवा का, मिसल पाव महाराष्ट्र का, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब सभी इलाकों में जो खाना है वो सोशल गैदरिंग, मतलब सब लोग जब मिलते हैं त्योहारों या फिर धार्मिक रस्मों का एक सेंटर होता है। ये जो मेहमान भगवान है के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। देखें पूरा इंडियन ट्रेडिशनल फूड का एक शॉर्ट इसमें देख रहे हैं। ठीक है, कि जैसे उत्तर भारत है तो मुख्य अनाज यहाँ पे क्या खाया जाता है, गेहूँ दालें दूध, है ना, ये अपना पंजाब ये सब, मतलब एमपी भी हमारा उत्तर भारत में ही आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे रोटी दाल पराठा राजमा हो गया, चावल लस्सी, ये सब खाए जाते हैं। अब इसमें पोषणीय हम महत्व देखें कि पोषण की दृष्टि से तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का संतुलन इसमें रहता है, साथ ही साथ दूध से कैल्शियम वगैरह हुआ प्रोबायोटिक मिल जाएगा। दक्षिण भारत की बात करें
तो दक्षिण भारत में जो है वो चावल, दालें, नारियल आ जाएगा, क्योंकि चावल ज़्यादा हो रहे हैं, नारियल भी वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा खाए जा रहे हैं। ठीक है, इडली, डोसा, सांभर, दही, चावल, आज का तो ये हमारे यहाँ पे भी ये सब मिलता है, तो हम भी ये खाते हैं। लेकिन उधर का क्या हो जाएगी, मेन डिश हो जाएगी। तो ये क्या सब होता है, फर्मेंटेशन से बनता है, साथ ही साथ विटामिन बी में, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस से विटामिन बी की वृद्धि हो जाती है, और डाइजेस्टिबल, तो ये डाइजेस्टिबल भी हो जाता है। पूर्वी भारत की हम बात करें तो पूर्वी भारत में चावल, मछली, सरसों तेल का यूज़ किया जाता है, जैसे पिठा, चिंगड़ी, करी, पखाला, ये सब प्रमुख पारंपरिक खाद्य वहाँ के। ये प्रोटीन, क्योंकि मछली है तो मछली प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है, फैटी एसिड से भरपूर होता है। अब पश्चिम भारत की बात करें तो बाजरा, ज्वार, दालें यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ढोकला, थेपड़ा, बाजरा रोटी या फिर खाकरा, ये सब देखे जाते हैं, देखते हैं। ये गुजरात की डिशेस है ना। अब इसमें फाइबर युक्त जितने भी अपने मिलेट्स रहते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार वगैरह होता है, वो फाइबर का अच्छा सोर्स होते हैं, तो इसलिए फाइबर युक्त रहेंगे। फर्मेंटेड या फिर मधुमेह रोगियों हेतु उपयोगी होता है। मधुमेह रोगी मतलब कि जो डायबिटिक पर्सन होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनके लिए फाइबर डाइट अच्छी होती है। ये अब मध्य भारत में हम आ जाते हैं। यहाँ पे गेहूँ, मक्का, दालें, ये सब हो जाता। तो गेहूँ, मक्का, दालें आ जाएंगी, जैसे अपन पोहा, सत्तू, भुट्टे का कीस वगैरह यहाँ पे खाते हैं। ऊर्जा देने वाले और सुपाच्य खाद्य पदार्थ होते हैं। उत्तर पूर्व भारत और बाकी कोपलेस में पूरा आया नहीं है, तो इधर का तो ये अलग है। अपन ने वैसे चार उसमें पढ़ लिया है, मध्य भारत को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या है, न्यूट्रिशनल रोल ऑफ ट्रेडिशनल फूड। अब जो हमारे पारंपरिक भोजन है, उसमें पोषण संबंधी क्या भूमिका है ना। तो ये क्या होगा कि वे पोषक तत्वों की विविधता सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अधिक, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट उससे मिल जाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी को इंश्योर करते हैं कि मिल जाए। ठीक है, मौसमी और स्थानीय भोजन के सेवन को बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा मतलब जो हमारे आसपास जो अवेलेबल हैं, और सीज़न के अकॉर्डिंग, बोलते हैं ना कि सीज़न वाले ही फ्रूट्स खाना चाहिए, सीज़न वाली सब्जी खानी चाहिए, है ना। तो ये जो सीज़न वाले फ्रूट वेजिटेबल रहेगा, उनको खाना, या फिर स्थानीय भोजन के सेवन को ये बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ क्या, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है और स्प्राउटिंग की प्रोसेस होती है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जो बढ़े हुए, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, है ना, उसकी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जो पहले अवेलेबल नहीं था हमारे खाने के लिए, वो अब क्या होगा, उनका एक तो उन न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही साथ वो इस फॉर्म में आ जाते हैं कि हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक प्रोबायोटिक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें ये प्रोवाइड करते हैं। प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स मतलब जो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके लिए एक खाना समझ लो कि खाने को प्रोबायोटिक्स बोलेंगे, तो वो हमें मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो तरीके हैं खाना बनाने के, उसमें अपना फर्मेंटेशन आ जाता है, जर्मिनेशन आ जाता है, रोस्टिंग जो अपन सेकते हैं, या फिर भिगो कर कुछ भी बनाते हैं, या फिर धूप में हम सुखाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पोषक तत्वों की मात्रा, पाचन क्षमता और सेल्फ लाइफ को बेहतर बनाते हैं। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव जो है, वो हम जनरली घर में तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो भी पैकेट वाले फूड रहेंगे, उसमें देखोगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव का यूज़ क्यों करते हैं कि वो जो आइटम है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके, उनकी लाइफ बढ़ सके, जिसी को सेल्फ लाइफ बोलते हैं, कि वो कब तक चल जाए, है ना। तो अपन ये सब बिना करे, उसमें बिना ऐड किए हुए, हम अपने जो पारंपरिक तरीके हैं, जो फर्मेंटेशन, जर्मिनेशन, रोस्टिंग, भिगोना या फिर धूप में सुखाना, इन सब से भी हम उनकी सेल्फ लाइफ को, जो खाने की है, जो तो फूड प्रोडक्ट के हम क्या सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा आज ख़त्म हो गया ये पहला टॉपिक अपना। इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक होगा, वो हम पढ़ेंगे, और हम जल्द से जल्द सारी यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, जैसे कि आपके एग्ज़ाम के पहले, और जो अभी सीसी चल रहे हैं, उसमें आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सको। ठीक है, चलो, थैंक यू।